हेलो बच्चों, कैसे हैं भाई सब लोग। अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की क्लास चल रही है और इस क्लास में हमारा जो पहला वाला चैप्टर था, मतलब जो यूनिट चल रही थी उस यूनिट का नाम था मास वेट एंड डेंसिटी। ये तीसरी यूनिट थी और इस तीसरी यूनिट का पहला चैप्टर था फ्लूइड स्टैटिक्स, जो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसका अगला चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है बच्चा कि इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, भर भर के इसमें क्वेश्चन आए। तो आप इस चैप्टर को जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का ये चैप्टर है ऐसा जिसमें से कम हर सेट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो क्या है ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग, कैसे हम इसको समझेंगे, डिटेल सोल्यूशन कैसे देखेंगे। मैं पहली हेडिंग से शुरुआत करता हूं। ये रही आपके सामने आज की पहली हेडिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर, हिंदी में इसको बोलते हैं द्रव दाब। थोड़ा ध्यान से समझेंगे ये द्रव दाब होता क्या। ओके, तो द्रव दाब को समझने से लिए सबसे पहले हम लोगों को दाब को समझना पड़ेगा कि भाई ये दाब क्या है प्रेशर। तो प्रेशर को समझने के लिए यहां पर देखिए मैंने इस तरीके से एक प्लेट दिखाई है। आप इसको कोई भी सरफेस कह सकते हैं या फिर आप इसको प्लेट कह दीजिए। सर ये कोई सरफेस है या कोई प्लेट है ना। अब अगर इस सरफेस पे मैं एक इंक्लाइंड फोर्स लगाता हूं ऐसे, तो बच्चा इस फोर्स F का, सर इस फोर्स F का मुझे एक वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। याद रखना, जब भी कभी हम लोग दाब की बात करते हैं कि दाब होता क्या है, तो सबको ये बात पता है कि हाँ सर, इकाई क्षेत्रफल पे कार्य करने वाला बल, इकाई क्षेत्रफल में कार्य करने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं सर, दाब कहते हैं। बट मैं आपको बता दूं, सिर्फ इकाई क्षेत्रफल पे कार्य करने वाला बल दाब नहीं होता, जबकि वहां जो बल लेना होता है वो परपेंडिकुलर फोर्स लेना होता है। ध्यान से सुनना चाहिए साथ। मैंने आपको मान लीजिए इस तरह से एक फोर्स दिखाया कि ये फोर्स हमारा काम कर रहा है, एकदम ध्यान सुनना। अब इस फोर्स के हम लोग 2 कंपोनेंट कर सकते हैं। कौन कौन से सर? सर एक कंपोनेंट होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि टच ऐसे आएगा, और दूसरा कंपोनेंट होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ये देखिए, अगर मैं इस फोर्स को F कह दूं और ये एंगल थीटा कह दूं, तो आप मुझे बताइए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा। कहना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा F sin थीटा। सर अगर इस सरफेस का मैं एरिया कैपिटल ए मान लूं, मान लीजिए मेरा इस सरफेस का जो एरिया है सर, उस एरिया को मैंने कैपिटल ए कह दिया, इस एरिया को कैपिटल ए कह दिया। तो आप मुझे बताइए अगर मैंने इस एरिया को कैपिटल ए कह दिया, तो ये जो एरिया कैपिटल ए है सर, ये एरिया के साथ परपेंडिकुलर जो फोर्स है वो F sin थीटा है। तो दाब की परिभाषा क्या होती है सर? दाब की परिभाषा P बराबर होता है परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाई एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाई एरिया, सर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं, दाब बोलते हैं। तो अगर दाब की तुमसे कोई ओरिजिनल परिभाषा पूछे, दाब की ओरिजिनल परिभाषा क्या है, तो आप यही कहोगे इकाई क्षेत्रफल पे कार्य करने वाले लंबवत बल को, कौन सा बल? लंबवत बल, सर दाब कहलाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, दाब कहलाता है। अब दूसरी बात सुनिए सर, अगर मैं इसके मात्रक की बात करता हूं तो आगे मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताइए, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं सर? इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं, PA से शो करते हैं, पास्कल बोलते हैं। बट ये इसका SI मात्रक है, लेकिन अगर इसका आपको CGS और कह सकते हो MKS और SI तीनों मात्रक पूछे जाए तो क्या बताओगे? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसका बताइए दाब का MKS मात्रक क्या होगा, SI मात्रक क्या होगा और इसका CGS मात्रक क्या होगा, तो क्या बताना चाहोगे बताइए? तो कहना इसका MKS मात्रक हो जाएगा सर किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर, ये होगा। SI मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। और बच्चा CGS मात्रक की बात करते हैं तो याद रखना इसका CGS मात्रक होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सारे के सारे जो यूनिट है ना, सारे के सारे यूनिट कह सकते हो हमारे प्रेशर की यूनिट होती है। परिभाषा को मैं फिर से बताता हूं एक बार, कॉपी में आप सब लोग नोट डाउन करेंगे। डेफिनेशन ये होती है इकाई क्षेत्रफल पे कार्य करने वाला लंबवत बल, इकाई क्षेत्रफल पे कार्य करने वाला लंबवत बल सर हमारा दाब कहलाता है ना। और याद रखना ये दाब के मात्रक है, चाहे वो MKS पद्धति में हो, SI में हो, CGS में हो।
इनमें कन्वर्जन करना होगा वो भी हम लोग कर लेंगे, वो एक बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से उसका भी कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो सर ये तो आपकी रही बात दाब की, प्रेशर के बारे में। लेकिन डेफिनेशन तो पड़ी थी द्रव दाब। हाइड्रोलिक प्रेशर क्या होता है? तो हाइड्रोलिक प्रेशर को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में मैं क्या कर रहा हूँ सर, इस कंटेनर में मैंने किसी तरह के कोई द्रव को भर लिया। सर इस कंटेनर में मैंने किसी तरह के कोई भी द्रव को भर लिया। सर ये कंटेनर में द्रव भर लिया। फिर अगर ये कंटेनर में मैंने द्रव भर लिया और इसकी जो ऊंचाई है सर, इस ऊंचाई को मैंने अपनी तरफ से h कह दिया। कंटेनर में द्रव भरा और इस द्रव की ऊंचाई को क्या कह दिया? h कह दिया। तो मेरे भाई अगर इस द्रव का घनत्व रो कह दिया जाए, यानी रो क्या है तो कहना रो है इस द्रव का घनत्व, तो तुमसे पूछा जाएगा कि मुझे ये बताओ अगर इसके बॉटम में कोई एक बिंदु A मान लेते हैं तो इस A वाले बिंदु पर कितना दाब होगा, इस A वाले बिंदु पर कितना दाब होगा, ये पूछा जाएगा। तो जब भी कभी आपसे किसी गहराई में, किसी भी द्रव की गहराई में दाब पूछा जाए तो हम लोग डायरेक्ट कहते हैं कि उस दाब का मान होता है रो जी एच। निकल भी सकता है, निकलने का कोई ऐसा सीन नहीं है। इस पर जो दाब डालने के लिए बल काम करेगा वो इस पूरे द्रव का भार होगा और नीचे एरिया कर दीजिए ए, भार को आप mg लिखिए, घनत्व गुणे आयतन कीजिए, आयतन को एरिया इंटू हाइट कीजिए। सर एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जो आपको मिलेगा द्रव दाब का फॉर्मूला P बराबर रो जी एच होगा। याद रखना जब भी कभी आपसे ये पूछा जाएगा कि द्रव के अंदर दाब का बताइए फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सीधा सीधा बताइए द्रव के अंदर दाब का फॉर्मूला P बराबर रो जी एच होता है, ठीक है। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था। रो जी एच आपको पता चला, जी पता है क्या है, रो पता है क्या है, एच पता है क्या है। सर यहां से एक बात समझ में आती है, एक बात यह समझ में आती है कि सर देखो जो भी हमारा दाब होगा वो गहराई के समानुपाती है। सर जो भी दाब होगा वो गहराई के समानुपाती है, यानी जैसे जैसे आपके द्रव की गहराई बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके द्रव की गहराई बढ़ेगी h बढ़ेगा, तो वहां दाब भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल एकदम क्लियर बोलिए कि सर देखो जो भी हमारा दाब है वो जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाओगे दाब का मान बढ़ेगा। बट ये केवल फॉर्मूला पढ़ लेना ही जरूरी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी एनालिसिस है, वो भी मैं आपको समझाता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ये कंटेनर पूरी तरह से कैसा हो? स्थिर हो। अगर ये कंटेनर पूरी तरह से स्थिर है, मतलब ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे आ रहा है, तभी आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो P बराबर रो जी एच, अन्यथा आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं बताऊं अगर ये कंटेनर आगे जा रहा होता या ऊपर नीचे जा रहा होता है एक एक्सेलरेशन के साथ, त्वरण के साथ, तो फिर आप P बराबर रो जी एच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी P बराबर रो जी एच का इस्तेमाल तभी होगा जब ये कंटेनर कैसा होगा? सर स्थिर होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और आगे देखिए, इसके बाद की बात करते हैं। मैंने कहा कि अभी मैंने 2-3 चीजें आपको समझाई, लेकिन एनालिसिस करना जरूरी है क्योंकि बिना एनालिसिस के देखो कुछ भी नहीं होगा। एनालिसिस एकदम जरूरी है, बहुत ध्यान सुनना। सर एनालिसिस के तौर पे मैं आपको पहले कुछ चीजें बताऊं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर एक द्रव की सरफेस बना दी। सर मान लीजिए मैंने यहां पर एक द्रव की सरफेस बना दी, ठीक है, एकदम ध्यान सुनना। और इस द्रव की सरफेस पे मैं अलग अलग पॉइंट लूंगा। सर इस द्रव की सरफेस में मैं अलग अलग पॉइंट लूंगा। अभी अभी मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था। क्या पॉइंट था? पॉइंट ये था कि द्रव का जो दाब होता है वो गहराई के समानुपाती होता है। बताइए, ये तो समझा? द्रव का दाब गहराई के कैसा होता है? समानुपाती होता है। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ाओगे वैसे वैसे दाब बढ़ेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बिंदु ए और बिंदु बी, इन दोनों में बताइए किस पर दाब ज्यादा होगा? सुनते रहना। बिंदु बी और बिंदु सी, बताइए इस पर दाब किस पर ज्यादा होगा? बिंदु ए और बिंदु डी, आप बताइए इन दोनों पर दाब किस पर ज्यादा होगा? ए और डी एक ही लाइन में है ना। तो तुमसे अगर 4-5 बिंदु दे दिए जाए और तुमसे पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन से पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा और किस पॉइंट पर प्रेशर कम, ये बताना आना चाहिए। तो कहना इनमें से सबसे ज्यादा गहराई पर कौन सा पॉइंट है? कहना गहराई पर तो सी है, इसका मतलब बिंदु सी पर प्रेशर सबसे ज्यादा, उससे कम बी पर होगा, समझो।
और ए और डी हमारे कह सकते हो बराबर है, इसका मतलब ए और डी पर प्रेशर एच है। उससे कम, देखो यहां गलती हो रही, बी से कम ए पर होगा, लेकिन ए और डी एक ही गहराई पर है, ए और डी एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है, इसका मतलब ए और डी पर बराबर होगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि सी बी ए अगर इन पे प्रेशर की कैलकुलेशन की जाए, जो ज़्यादा गहराई पर होता है उस पर प्रेशर सबसे ज़्यादा, उससे कम, ले ए और डी एक ही गहराई पर है, इसलिए ए और डी पर प्रेशर बराबर होगा। तो अगर कभी सवाल में ऐसा आ जाए कि ये द्रव भरा हुआ है और अलग अलग बिंदु दे दिए जाओ, तुमसे पूछा जाए कि बताइए किस बिंदु पर प्रेशर ज़्यादा होगा, किस पर कम, ये आपको करना आना चाहिए। ठीक है, चलो सर, एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आप सब लोगों को, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये एनालिसिस है एक प्रकार से, जो मैंने अभी समझाया उसका एनालिसिस है, P बराबर रो जी एच, और ये एनालिसिस पूछा जाता है, इसलिए कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। चलिए दूसरा एनालिसिस सुनिए। सर मान लीजिए फिर से आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने इस तरह से द्रव भरा, और इस द्रव की जो ऊंचाई है सर, उस ऊंचाई को आपने कितना कह दिया सर, उस ऊंचाई को आपने एच कह दिया। एकदम ध्यान सुनना, यहां पर बॉटम में मैंने एक पॉइंट माना P। अब अगर तुमसे ये पूछा जाता है कि बताइए बिंदु P पर कितना प्रेशर होगा, तो आप फट से कह देते हो कि बिंदु P पर प्रेशर होगा रो जी एच, कह देते ना। तो क्या रो जी एच हर कंडीशन में, पहली बात तो इसको आप केस नंबर 1 कहना, ये एनालिसिस को, और इस एनालिसिस को कहना केस नंबर 2। तो जब आपसे ये बोला जाता है कि बिंदु P पर आप मुझे प्रेशर बताइए कितना प्रेशर होगा, तो आप साफ साफ कहते हैं कि सर प्रेशर का मान रो जी एच होगा। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत सही। बट अगर ये कंटेनर ऊपर नीचे मोशन करने लगे, एक एक्सेलरेशन के साथ ऊपर मोशन करने लगे, फॉर एग्जाम्पल ये कंटेनर एक त्वरण के साथ कहां चला जा रहा है, ऊपर, तो आप मुझे बताइए अगर त्वरण ए के साथ ऊपर जा रहा है, तो क्या अभी भी बिंदु P पर प्रेशर रो जी एच का होगी? सोचो। तो कहना नहीं सर, आप बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगर ये कंटेनर एक एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है झूम, तो आप ये बताओ अगर ये कंटेनर ऐसे ऊपर जा रहा है वो भी एक्सेलरेशन के साथ, तो हो रहा क्या कि इस सारे पानी पर जो इस कंटेनर के अंदर है उस पर पीछे की ओर इनर्शिया फोर्स काम करेगा, जड़त्व बल काम करेगा, जिसकी वजह से सारा का सारा पानी नीचे आना चाहेगा, और नीचे आने की वजह से बिंदु P पर प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, तो आप कह सकते हो कि उस समय जो प्रेशर होगा ना सर, वो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर का फॉर्मूला उस समय हो जाता है रो जी एच ब्रैकेट में 1 + A/G। यानी जब कंटेनर नीचे की ओर आएगा तो प्रेशर का मान बिंदु P पर बढ़ जाएगा, और कितना हो जाएगा, कह देना रो जी एच, और ब्रैकेट में 1 + A/G हो जाएगा। निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सर कहां से आ रहा है थोड़ा मुझे बताओगे? मैंने कहा बिल्कुल, याद करो आपको पढ़ाया गया होगा, जब कंटेनर या कोई भी चीज ऊपर जाती है तो G डैश बराबर 1 + A/G होता है, कोई भी लिफ्ट ऊपर जाती है। तो रो जी एच ना लगा के रो जी डैश इंटू एच लगाना, जी डैश का मान ये रख देना, प्रूफ हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये कंडीशन तो मेरी ऊपर जाते समय होगी। मान लीजिए अगर यही कंटेनर जो है मेरा एक एक्सेलरेशन ए से कहां आ जाए, नीचे जाने लगे, तो कुछ नहीं करना, यहां पर बस प्लस की जगह क्या लगा देना, माइनस लगा देना, आपका खेला खत्म हो जाएगा। ओके, तो आप समझ पा रहे हो ना। P बराबर रो जी एच तो सब बच्चों को पता है, लेकिन अगर कंटेनर ऊपर जाए एक एक्सेलरेशन से या नीचे आए एक एक्सेलरेशन से, तो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कहना P बराबर रो जी एच ब्रैकेट में 1 + A/G। याद रखना, जब ऊपर की ओर जाएगा तो प्लस चिन्ह लेना है, और जब आपका यही कंटेनर नीचे की ओर आएगा तो कौन सा चिन्ह लेना है सर, माइनस चिन्ह लेना है। इस बात को याद रखिएगा। ओके, तो चलो सर, ये बहुत अच्छी बात आपने सिखाई। अभी तेरा खत्म नहीं हुआ, अब केस नंबर 3 सुनिए। मैं भी एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन और समझाता हूं। केस नंबर 3, सर आपने दाब का फॉर्मूले तो बताए, लेकिन कई बार ऐसा भी आपके सामने केस बनेगा जिसमें हमारा जो कंटेनर है ना, वो 8 लिक्विड से नहीं 4-5 लिक्विड से भरा होगा। सर हमारा जो कंटेनर है वो 8 लिक्विड से नहीं सर 4-5 लिक्विड से भरा होगा। मैं 4-5 लिक्विड भर के दिखाता हूं आपको, बस आप देखते रहिए। ये देखिए, तो मैंने यहां पर एक कंटेनर बना दिया, और ये जो मैंने आपको कंटेनर बनाया है इसमें एक नहीं कई सारे लिक्विड बनाऊंगा। देखो कैसे, मान लीजिए पहला लिक्विड ये रहा, पहला लिक्विड ये रहा, देख लो,
फिर इसके बाद मैंने क्या कहा, अगले लिक्विड यहां से शुरू हो गया, अगला लिक्विड यहां से शुरू हो गया, ठीक है। और तीसरा जो लिक्विड है बच्चा, वो तीसरा लिक्विड तुम्हारा यहां से शुरू हो गया। ये देखिए मैंने 3 लिक्विड की सरफेस बना दी और तीनों लिक्विड की अलग अलग तरह की गहराई भी बना देता हूं। देखो पहले लिक्विड की जो गहराई है उसे मैंने H1 कह दिया, दूसरे लिक्विड की जो गहराई है सर उस गहराई को मैंने H2 कह दिया, और तीसरे लिक्विड की जो गहराई है उस गहराई को मैंने H3 कह दिया। मैंने 3 गहराई अलग अलग बना के दिखा दी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 3 द्रव है और अलग अलग गहराई के हैं तो इनकी कुछ ना कुछ डेंसिटी भी होगी। तो ऊपर वाले लिक्विड की डेंसिटी तो ρ1, ये ρ2 और नीचे वाला ρ3। अब ये तो एकदम क्लियर है भाई, देखो जो लिक्विड हमारा नीचे है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। यानी इन तीनों लिक्विड में अगर कोई पूछे कि ρ1 ρ2 ρ3 में कौन बड़ा है तो आपको सीधा सीधा पता है ρ3 बड़ा होगा, ρ2 कम होगा, ρ1 और कम। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? सर ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कह सकते हो कि नीचे जो लिक्विड होगा वो भारी होगा, और भारी मतलब डेंसिटी ज्यादा। ठीक है सर, ये आप समझते रहो क्या है। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि अगर मैं इस पॉइंट पर एक बिंदु मान लूं, इस पॉइंट पर बॉटम पर एक बिंदु मान लूं, और उस बॉटम वाले बिंदु को मैं अपनी तरफ से क्या कह दूं? सर बॉटम वाले बिंदु को मैं अपनी तरफ से ए कह दूं। तो आप मुझे बताइए इस ए बिंदु पर प्रेशर कितना होगा? अभी तक तो बड़ा आसान था सर, लेकिन अगर ऐसा कोई केस आ जाए कि एक नहीं, दो नहीं, तीन लिक्विड भरे हो, तो बताइए बिंदु ए पर क्या होगा? कुछ नहीं करना बिंदु ए पर प्रेशर निकालने के लिए। कहना सर अगर मुझे बिंदु ए पर प्रेशर निकालना है सर, तो जितने भी हमारे लिक्विड है हर एक लिक्विड द्वारा डाला गया प्रेशर निकाल लो और सबको जोड़ते जाओ। तो पहले वाले लिक्विड के लिए ρ1GH1, ρ2GH2, ρ3GH3, बट सबसे G हमारा कॉमन हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा सर? अंदर मेरे दोस्त बचेगा ρ1H1 प्लस ρ2H2, और नीचे साइड में लिख देता हूं प्लस ρ3H3। ये देखो भाई G तो सबसे कॉमन हो जाएगा, G तो सबसे कॉमन हो जाएगा। तो यही हमारे बिंदु ए पर प्रेशर होगा, और ये वाले केस भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी, है ना। फिर इसके बाद केस 3, केस 4, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस 4 यहां से शुरू होता है। इसमें अलग अलग तरह के बर्तन आपको दिखाए गए हैं। ये मेरे पास अलग अलग तरह के बर्तन है, आप इसको 4 बर्तन मानिए। इनका एरिया अलग अलग है, मतलब इसका एरिया मैंने 2A माना, इसका एरिया मैंने A माना, सरफेस एरिया, और ये थोड़ा और छोटा दिखाई दे रहा है सर, इस एरिया को मैंने A/2 माना। बट तीनों बर्तन में जो भरे हुए द्रव की ऊंचाई है सर, इस तीनों बर्तन में भरे हुए द्रव की ऊंचाई क्या है? बराबर है। तीनों बर्तन में भरे हुए द्रव की जो ऊंचाई है सर, तीनों बर्तन में भरे हुए द्रव की ऊंचाई बराबर है। ये देखो तीनों बर्तन में मैंने समान ऊंचाई पर द्रव भर रखा, तीनों बर्तन की जो द्रव की ऊंचाई है वो बराबर h है। तो तुमसे ये बोला जाएगा अगर तीनों बर्तन के बॉटम में मैं 3 बिंदु मान लूं, इस वाले बिंदु को 1 कह दूं, इस वाले बिंदु को 2 कह दूं, और इस वाले बिंदु को 3 कह दूं, तो तुमसे बोला जाएगा कि अगर इन तीनों बिंदुओं पर प्रेशर P1, P2 और P3 माना जाए तो बताइए P1, P2, P3 में से कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? और या फिर तुमसे हो सकता है कि फोर्स के बारे में पूछा जाए कि अगर इन तीनों बिंदुओं पर फोर्स F1, F2 और F3 माना जाए तो बताइए तीनों बिंदुओं पर फोर्स F1, F2, F3 इन तीनों में से कौन बड़ा होगा, कौन बराबर होगा? ओके, तो कैसे कर रहे हैं हम इसको सॉल्व? सोचने वाली बात है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी कभी किसी भी बॉटम पे प्रेशर देखा जाता है तो प्रेशर फॉर्मूला होता है ρGH। तो कहना तीनों लिक्विड का H हमारा समान है और तीनों लिक्विड बराबर लिक्विड है, यानी तीनों लिक्विड समान लिक्विड है, तो तीनों लिक्विड की डेंसिटी भी समान है। तो तीनों लिक्विड पे जो प्रेशर काम करेगा ρGH, ρGH, ρGH सब में बराबर हो जाएगा। तो मेरे भाई जो द्रव का दाब होता है ना, P1 बराबर P2 बराबर P3, सर जो द्रव का दाब होता है P1 बराबर P2 बराबर P3, वो एरिया पे निर्भर नहीं करता। एरिया 2A था, एरिया A था, एरिया A/2 डजंट मैटर। दाब तुम्हारा द्रव दाब, वो वाला दाब नहीं, द्रव दाब। द्रव दाब कभी एरिया पे निर्भर नहीं करता। द्रव का दाब सिर्फ और सिर्फ गहराई पर निर्भर करता है और उसकी डेंसिटी पर निर्भर करता है। आप फॉर्मूला देखिए ना, ρGH और ρGH की वजह से ये सब बराबर। लेकिन हाँ, अगर मुझे फोर्स निकालना होता
तो कहना आपको पता है सर प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन अगर मैं फोर्स बराबर पूछूं तो प्रेशर इनटू एरिया। देख लो सर, जहां एरिया ज्यादा होगा वहां पर फोर्स ज्यादा होगा, जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां पर सर फोर्स ज्यादा होगा। इसी वजह से मैं कह सकता हूं सर एरिया तो यहां ज्यादा है 2a, तो इसका मतलब यहां पर फोर्स ज्यादा होगा, यहां पर फोर्स कम, वहां पर फोर्स और कम। समझो बात को। तो प्रेशर के लिए P1 बराबर P2 बराबर P3 और फोर्स के लिए F1 और F2 F3 में से कौन ज्यादा होगा? कहना F1 का मान सर ज्यादा होगा, F2 का मान कम, F3 का मान और कम। ठीक है, तो ये जो मैंने 4 आपको एनालिसिस बताया है, ये एनालिसिस आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये चारों एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलो और आगे देखते हैं इनमें। ओके, अब ये क्या आ गया सर? ये आ गया मेरे पास आदर्श द्रव के बारे में। ठीक है, आइडियल फ्लूइड के बारे में आ गया कि भाई आदर्श द्रव किसको कहते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है आदर्श द्रव की। ठीक है, बस आप सुनते रहिए आदर्श द्रव किसे कहते हैं। तो द्रव तो वैसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि आदर्श द्रव क्या है, परिभाषा भी आगे लिखी हुई है। ओके, परिभाषा लिखी आगे चलेगा। तो पहले मैं आपको द्रवों का क्लासिफिकेशन बता दूं कि भाई आइडियल फ्लूइड क्या होता है। बहुत ध्यान सुना, जैसे कि मैंने मान लीजिए यहां पर लिखा सर आइडियल फ्लूइड, आप मुझे बताइए आदर्श द्रव क्या होता है। या फिर अगर मैं आइडियल फ्लूइड न लिख के मैं सिर्फ फ्लूइड लिखूं कि मैं द्रव को क्लासिफाई करने वाला हूं, मैं द्रव को क्लासिफाई करने वाला हूं कि द्रव कितने तरह के होते हैं। तो कहना फ्लूइड हमारे 2 तरह के होते हैं सर। फ्लूइड हमारे 2 तरह के होते हैं, उनमें से एक फ्लूइड होता है तुम्हारा आइडियल फ्लूइड। सर एक फ्लूइड होता है आइडियल फ्लूइड। दूसरा कौन सा फ्लूइड होता है सर? सर दूसरा फ्लूइड होता है रियल फ्लूइड। एक होता है आइडियल, एक होता है रियल। ओके, अब सवाल ये है कि आइडियल फ्लूइड बताइए कैसे कहते हैं, बताइए आइडियल फ्लूइड क्या है। तो कहना जब भी कभी आपको आइडियल फ्लूइड पूछा जाए कि बताइए आइडियल फ्लूइड क्या होता है, कहना ऐसा द्रव जिसकी विस्कोसिटी और जिसकी कंप्रेसिबिलिटी सर दोनों 0 होती है। आइडियल फ्लूइड यानी आदर्श द्रव उस द्रव को कहते हैं जिसकी विस्कोसिटी, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी दोनों मैंने पढ़ाया है। तो जिसकी विस्कोसिटी, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी सर दोनों 0 होती है, उस द्रव को आदर्श द्रव कहते हैं। अब आगे बात सुनो सर, अगर विस्कोसिटी 0 है तो शियर स्ट्रेस भी 0 होगा। मैंने कहा यस, टाउ बराबर म्यू du अपॉन dy, न्यूटन का श्यानता नियम था, याद करो मैंने बताया था। शियर स्ट्रेस टाउ निकालने का बताइए फॉर्मूला क्या बताया था? म्यू du अपॉन dy बताया था ना। तो कहना कि आदर्श द्रव एक ऐसा द्रव होता है सर जिसकी विस्कोसिटी, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी दोनों 0 होती है, लेकिन विस्कोसिटी 0 होने से शियर स्ट्रेस 0 हो जाता है। सर विस्कोसिटी 0 होने का क्या मतलब होता है? कहना विस्कोसिटी 0 होने का मतलब ये होता है द्रव की सभी परतें समान वेग से बहे। याद है, द्रव की सभी परतें समान वेग से बहे। और कंप्रेसिबिलिटी 0 होने का मतलब क्या है कि द्रव दबाने पर ना दबे, द्रव दबाने पर ना दबे। सर ये किसका मतलब होता है? ये कंप्रेसिबिलिटी 0 होने का मतलब होता है। समझो बात लो। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात आपने सिखाई। अब मुझे बताइए रियल फ्लूइड क्या होता है। कहना रियल फ्लूइड ऐसे फ्लूइड को बोलते हैं सर, रियल फ्लूइड ऐसे फ्लूइड को बोलते हैं जिसकी विस्कोसिटी 0 नहीं होती। आदर्श द्रव एक ऐसे द्रव को बोलते हैं जिसकी विस्कोसिटी 0 नहीं होती। बात समझो। ठीक है सर, वेरी गुड। अब इसके बाद की कहानी सुनते हैं कि इसकी बात की कहानी क्या है आइडियल फ्लूइड के बारे में। आदर्श द्रव तो भाई आपको समझ में आ गया। अब मैंने रियल फ्लूइड भी बता दिया कि रियल फ्लूइड एक ऐसे फ्लूइड को बोलते हैं जिसकी विस्कोसिटी 0 नहीं होती, है ना। मतलब इसमें विस्कोसिटी होगी। सर रियल फ्लूइड कितने तरह के होते हैं? तो याद रखना बच्चा, रियल फ्लूइड मेरे 2 तरह के होते हैं। उनमें से एक कौन होता है सर? एक फ्लूइड को बोला जाता है न्यूटोनियन फ्लूइड। सर एक फ्लूइड को बोला जाता है न्यूटोनियन फ्लूइड, याद रखना। सर न्यूटोनियन फ्लूइड हमारा पहला फ्लूइड है, याद रखिएगा। और दूसरा जो फ्लूइड होता है सर, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं सर? उसे बोला जाता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। एक न्यूटोनियन हो गया, अगला कौन सा होगा सर? अगला होगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड समझो। अब सवाल यह है कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड हम लोग ऐसे फ्लूइड को बोलते हैं जो न्यूटन के नियम का पालन करता है। दैट मीन्स शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy। जो फ्लूइड न्यूटन के नियम का पालन करता है
यानी टाउ बराबर म्यू डी अपॉन डी वाई या टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बटे डी वाई, सर उसे न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। है तो ये आदर्श द्रव ही, लेकिन आदर्श द्रव दो तरह के होते हैं, इनमें से एक होता है न्यूटोनियन, दैट मीन्स जो न्यूटन के नियम का पालन करे। अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल है सर? मैंने कहा बिल्कुल, इसके एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। वैसे मैं आपको बता दूं, आइडियल फ्लूइड का कोई एग्जाम्पल नहीं होता, कोई भी ऐसा द्रव नहीं है जो हमारा आदर्श द्रव हो, कोई एग्जाम्पल नहीं। तो सारे के सारे द्रव कैसे होते हैं सर? सारे के सारे द्रव रियल फ्लूइड होते हैं, इस बात को याद रखना। सारे के सारे फ्लूइड कैसे होते हैं? रियल फ्लूइड होते हैं। लेकिन रियल फ्लूइड में भी न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जाम्पल तुमसे पूछा जा रहा है, तो कहना न्यूटोनियन फ्लूइड का मतलब क्या होता है? सर न्यूटोनियन फ्लूइड का मतलब होता है जो आपके आसपास ज्यादातर फ्लूइड है, जैसे कि पानी हो गया, हवा हो गया, तेल हो गया, पारा हो गया, सर ये सारे के सारे, पेट्रोल हो गया, ये सब के सब बताइए कैसे फ्लूइड होते हैं? कहना ये सब के सब न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। ये सब कैसे फ्लूइड होते हैं? कहना ये सब न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। ओके, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बताइए क्या होता है? कहना नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जो न्यूटन के नियम का पालन नहीं करता। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब न्यूटन के नियम का पालन नहीं करे। सर न्यूटन के नियम के पालन ना करे मतलब शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल du अपॉन dy की पावर n होगा। शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल du अपॉन dy की पावर n होगा। और याद रखना तुम लोग, n कभी 1 के बराबर नहीं होगा। थोड़ी जैसी n 1 के बराबर होगा तो आप कह सकते हो वो कौन सा फ्लूइड बन जाएगा? सर वो तो बन जाएगा न्यूटोनियन, यानी n बराबर 1 नहीं होगा। इसका कोई एग्जाम्पल है? मैंने कहा बिल्कुल, इसके तो और भी एग्जाम्पल है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के। भाई देखो, जो इसको छोड़ के बाकी एग्जाम्पल है वो सब नॉन न्यूटोनियन है, जैसे कि दूध, जैसे कि हमारा स्याही, समझो बात को, जैसे कि खून, ब्लड। बच्चा ये सारे के सारे एग्जाम्पल बताइए क्या होते हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में आते हैं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन क्या होता है, रियल क्या होता है, आइडियल क्या होता है, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। टॉपिक में नोट डाउन करिए। अब इसी बात की मैंने देखो आगे डेफिनेशन भी ले रखी है ताकि आपको चीजें समझ में आए। लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना, वो आइडियल फ्लूइड की परिभाषा पूछी जाती है। मैंने आइडियल फ्लूइड की परिभाषा ली है। क्या है सर आइडियल फ्लूइड की परिभाषा? ऐसा द्रव जिसकी श्यानता मतलब विस्कोसिटी, संपीड़ितता मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी, सर दोनों शून्य होते हैं, उसे आदर्श द्रव कहते हैं। श्यानता शून्य होने का क्या अर्थ होता है? कहना श्यानता शून्य होने का अर्थ होता है कि द्रव की परतें समान वेग से बहें, द्रव की परतें समान वेग से बहें। और संपीड़ितता शून्य होने का अर्थ होता है कि द्रव दबाने पर ना दबे। सर द्रव दबाने पर ना दबे। ओके ठीक है सर, वेरी गुड, ये तो परिभाषा हो रही। ये ड्राफ्ट किस लिए बनाया है सर? मैं ड्राफ्ट के लिए एक आपको बनाना है, एक ड्राफ्ट बताना सिखाना है। वो कैसे बनाना है मैं बताता हूं। देखो, एक ड्राफ्ट भी पूछा जाता है तुम लोग के एग्जाम में। वाई एक्सिस में मैंने शियर स्ट्रेस यानी कर्तन प्रतिबल टाउ को लिया, और एक्स एक्सिस में मैंने du अपॉन dy को लिया। मतलब इसे बोलते हैं वेलोसिटी स्लोप, याद करो। फिर मैं यहां पर आपको बताता हूं कि सर आदर्श द्रव क्या होता है और कैसे हम लोग विस्कोसिटी को डिफाइन करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। उससे पहले मैं आपको एक फ्लूइड और बताऊं, न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब मैंने न्यूटोनियन फ्लूइड समझा तो मुझे ये पता चला कि न्यूटोनियन फ्लूइड में जो टाउ होता है सर, उसका मान होता है म्यू du अपॉन dy। बहुत ध्यान से सुनना, यहीं से आपको समझ में आएगा। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए शियर स्ट्रेस टाउ बराबर होता है म्यू du अपॉन dy। सर टाउ को कहां लिया है? हमने y एक्सिस में लिया है। du अपॉन dy को कहां लिया है? x एक्सिस में लिया है। तो म्यू क्या हो जाएगा सर? म्यू स्लोप हो जाएगा। तो देख लो y बराबर mx आ गया। तो अगर इनको हम लोग y एक्सिस x एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो हमें y बराबर mx की एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए अगर कोई ग्राफ पूछे कि बताइए न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए कैसा ग्राफ आना चाहिए, तो कहना न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए सर ऐसा ग्राफ आ जाएगा। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए सर ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ये देखिए। और ये ग्राफ की खास बात क्या है कि इसमें टाउ बराबर म्यू या टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू du अपॉन म्यू ना लिखिए, अब टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy होगा। अब दूसरी मुद्दे की बात सुनिए। मुद्दे की बात यह है कि इसकी स्लोप क्या बताएगी? सर इसकी जो स्लोप होगी वो विस्कोसिटी बताएगी, म्यू का मान बताएगी। अब यही क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी स्लोप के बीच खींचे गए ग्राफ की वेलोसिटी स्लोप के बीच
खींचे गए ग्राफ की स्लोप प्रवणता क्या बताती है, कहना स्टी स्लोप बताती है विस्कोसिटी म्यू, है ना। और याद रखना स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ आता है वो न्यूटोनियन फ्लूइड को दर्शाता है। फिर अगर मैं थोड़ा और आगे आपको एक्सप्लेन करूं और मैं अलग अलग जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं, तो आप सबको पता है कि ये स्लोप हर जगह बराबर होगी क्यों, क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल लाइन का या इंक्लाइंड लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हर जगह बराबर है। ये देखो ये सब एंगल बराबर होंगे और एंगल बराबर होंगे तो हर जगह पे स्लोप बराबर होगी। तो आप ऐसा भी कॉपी में लिखेंगे कि न्यूटोनियन फ्लूइड का जो विस्कोसिटी का मान होता है, म्यू का मान होता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्लोप हर जगह कांस्टेंट है। तो याद रखिएगा न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी का जो मान होता है वो कैसा होता है, कहना इसके लिए हमारा कांस्टेंट होता है। ये मैंने सिखा दिया, बस आप सीख गए होंगे, म्यू बराबर कांस्टेंट। बट अगर यही पर मैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड खींचता तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कैसा भी आ सकता था, मतलब कर्व भी आ सकता था, जैसे मैं ऐसे कोई कर्व खींच देता। तो ये कर्व जो आया है सर ये एक प्रकार का बताइए कैसा फ्लूइड होगा, सर ये होगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। बट इसकी जो स्लोप है ना वो स्लोप हर जगह बदल रही है। आप देखो कहीं पर भी एंगल पूछा जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, यहां कुछ और हो रहा, यहां कुछ और हो रहा, यहां कुछ और हो रहा, हर जगह स्लोप बदल रही है, मतलब हर जगह विस्कोसिटी का मान बदल रहा है। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो विस्कोसिटी होती है वो बदलती है, आप लिख सकते हो वेरी करती है, समझो बात को। लेकिन अगर हमें आइडियल फ्लूइड दिखाना है, कहना आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है कि जिसकी विस्कोसिटी 0 हो। अच्छा, स्लोप 0 होना चाहिए फिर, और स्लोप 0 हमेशा किसकी होती है, सर स्लोप 0 होती है हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो अगर आपने यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, तो कंफर्म ये वो लाइन होगी जिसकी स्लोप 0 होगी, अर्थात ये लाइन किसको शो करेगी, सर ये लाइन शो करेगी आइडियल फ्लूइड को, ठीक है। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए, विस्कोसिटी का कांस्टेंट होना न्यूटोनियन, विस्कोसिटी का बदलना नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटोनियन ऐसे नीचे से भी आ सकता है, उसमें भी विस्कोसिटी बदलेगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन आना यानी म्यू कांस्टेंट आइडियल फ्लूइड के बारे में बताएगा। बताइए क्लियर है इतना, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इसको मिस मत करिएगा, ठीक। अब आगे की बात करते हैं, सर अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, तो अगली बात हमारे पास है बैरोमीटर के बारे में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है बैरोमीटर के बारे में, और बैरोमीटर को हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एक्चुअली में अभी तक मैंने जो पार्ट सॉल्व कराया वो बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो फ्लूइड डायनेमिक्स का यहाँ से हमारा लेक्चर नंबर 1 फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर जो 2 है उसमें बैरोमीटर से शुरुआत करेंगे और भी बहुत सारे टर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो, बटन में रेटिंग जरूर दीजिए, और साथ साथ आप अपना वहाँ फीडबैक जरूर छोड़िए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।